हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितम् मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। नमस्कार। नमो भारतम के संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मालविका तांबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है सवाल आपके और जवाब हमारे। सभी के मन में अलग अलग तरह की शंकाएं उठती रहती हैं और अलग अलग माध्यमों से सभी तरह के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे सवाल भेजते हैं। तो आइए आज जानते हैं उनमें से कुछ के उत्तर। अभी मेरे पास एक सवाल आया है मिस्टर अभिमन्यु का। वो मुलुंड से हैं, उन्हें बार बार सर्दी रहती है। वो बोलते हैं मैं बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहता हूँ और एलर्जी टेस्ट किए उसमें मुझे बोला गया है कि मुझे धूल से एलर्जी है। तो अभी मुलुंड में रहता हूँ तो धूल से मैं दूर कैसे रहूँ। बहुत तरह की उन्होंने सब दवाइयाँ की हैं, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक, सब तरह की दवाइयाँ ले चुका हूँ, कुछ फर्क नहीं है। धूल से भी बचने का ट्राई करता हूँ और इसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम उनके छोटे बेटे को भी है। तो उन्हें एक बहुत मन में शंका सता रही है कि आज 34 साल की उम्र में भी मुझे छोटे बच्चे से सर्दी हो रही है और मेरे बच्चे में भी मुझे यही दोष दिखाई दे रहा है। तो क्या मेरा बच्चा भी इसी तरह सफर करता है? और उन्हें मन में एक और लग रहा है कि क्या ये सर्दी का प्रॉब्लम में जेनेटिकली जा सकता है क्या बच्चे में मेरी तरफ से। देखिए कैसा है, अगर मैं आयुर्वेदिक तौर से इस पे सोचूं, जो आपका जेनेटिक का विचार है, तो आयुर्वेद बोलता है कि प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अगर प्रकृति जो है वो माँ बाप से ही बच्चे को आने वाली है, तो अगर आपकी पित्त की प्रकृति होगी तो बच्चे की पित्त की प्रकृति होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिससे प्रकृति निर्धारित होती है, पर जो माँ बाप देंगे वो तो सबसे बड़ी देन होती है ना। तो इसीलिए जनरली जो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग सोचते हैं तो एलर्जिक टेंडेंसी जो होती है वो पित्त के लोगों में ज्यादा होती है। पित्त मतलब क्या है? उष्णता, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी फील होना, उष्णता फील होना, उसके कारण जो एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है वो पित्त की तरफ से आता है। कई लोगों को ऐसा लगता है हाँ कि सर्दी हुई मतलब मेरी कफ की ही प्रकृति होगी, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार की सर्दियां हम लोग ट्रीट करते हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि शरीर की उष्णता कम होनी चाहिए। तो आपको रोज आपके खाने में जो है वो एकदम सीधे सिंपल जो पदार्थ होने चाहिए कि जिससे पित्त ना बढ़े। अभी आजकल जैसे शिमला मिर्च बहुत खाने में आती है, बहुत टाइप की बीन्स खाने में रहती है, फर्मेंटेड चीजें जो है वो लोग बहुत ज्यादा खाने में रखते हैं। तो इसके कारण हर जगह एलर्जिक टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो इस तरह की खाने की चीजें जो है वो आपके रोज के व्यवहार में कम कर दीजिए। एकदम सिंपल खाना कि दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें भी फल सब्जियां ज्यादा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाने में भी अगर अच्छे घी का प्रयोग, अच्छा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ अच्छा, खालिस इस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वहां पे गाय के बने हुए घी की, यह एक स्पेसिफिक आयुर्वेदिक जो रेसिपी है जिसमें हम मलाई से पूरा तैयार करके कर्ड से फिर घी बनाते हैं, उसको हम लोग खालिस घी बोलते हैं। तो इस तरह का घी जो है वो खाने में हमेशा होना चाहिए। इससे एलर्जिक टेंडेंसी कम होने में मदद मिलती है, जिसे हम आयुर्वेद में पित्त बोलते हैं। और साथ में दवाइयाँ आप क्या कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल है। सीतोपलादी चूर्ण जो है आयुर्वेद में बहुत सिंपल, लोगों को भी मतलब एकदम बचपन से लेके पूरे बुढ़ापे तक आप ये चूर्ण ले सकते हैं। लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है। थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी इसमें मिक्स करेंगे और सुबह शाम आधा आधा चम्मच ही सीतोपलादी चूर्ण जो है ये आप ले सकते हैं। इससे आपकी जो एलर्जिक टेंडेंसी है वो कम हो। और सुबह शाम आधा आधा चम्मच ही सीतोपलादी चूर्ण जो है ये आप ले सकते हैं। इससे आपकी जो एलर्जिक टेंडेंसी है वो कम होने में मदद मिलेगी। अभी ये जो सीतोपलादी चूर्ण है ये सही तरीके से बनाया हुआ होना चाहिए, मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये सीतोपलादी चूर्ण आपके लिए एकदम अच्छे से काम कर सकता है। साथ ही जहाँ मैं बोल रही हूँ कि पित्त कम करने की जरूरत है, तो वहाँ पे ये पित्त शांति जैसी जो टैबलेट्स हैं ये भी अगर आप सुबह शाम 2-2 टैबलेट्स पानी के साथ अगर लेंगे तो इससे भी आपको धीरे धीरे फील होगा कि आपकी जो सर्दी है वो कम होने में मदद मिल रही है। क्योंकि आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अभी सर्दी की टेंडेंसी है ना, जैसे आपको है, आपके बच्चे को है, तो ये एकदम आई हुई सर्दी नहीं है। लोगों को जैसे मौसम से मौसम सर्दी आती है तो वो उस वक्त के जो इलाज होते हैं वो अलग होते हैं, पर जिनको कंटिन्यूस सर्दी है उनको ये सीतोपलादी चूर्ण जो है वो 5-6 महीने या थोड़े ज्यादा दिन भी शायद डॉक्टर की सलाह से लेना पड़ सकता है। पित्त शांति जैसे टैबलेट्स भी है वो एकदम रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ सकती है। और जो इम्पोर्टेंट है कि आप एकदम सिंपल कर सकते हैं वो मतलब बी नस्य सैन घृत का रोज नस्य करना।
अब ये सिंपल है, देखिए छोटी सी बॉटल है, इसको थोड़ा सा कुनकुना पानी लीजिए, उसमें ये बॉटल रख दीजिए। ये बॉटल रखने के बाद जो अंदर का मेडिकेटेड घी है वो पतला हो जाएगा और थोड़ा सा कुनकुना हो जाएगा। ये कुनकुना घी आपकी नाक में, मतलब दोनों तरफ आपकी नाक में 2-2 बूंद रात को सोते वक्त डालना है। डालकर सो जाना है। थोड़ी सी शायद उसकी टेस्ट आपके मुंह में आ सकती है, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है वो कनेक्टेड होता है, पर उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपके अंदर की जो साइनसेस की जो स्वेलिंग होती है वो इससे कम होना शुरू हो जाएगी, तो टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। उसी के साथ आयुर्वेद बोलता है कि इसके साथ आपको आपके शरीर की ताकत भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसको आयुर्वेद वीर्य बोलता है। तो वीर्य जितना अच्छा होता है उतना किसी भी डिसीज से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ने में मदद मिलती है। आयुर्वेद इसे व्याधि क्षमित्व बोलता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के रसायन आयुर्वेद ने बताए हुए हैं। आप सभी को एकदम सिंपल रसायन का नाम तो मालूम ही होगा, च्यवनप्राश। तो ये च्यवनप्राश जो है ये सब बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको मालूम रहता है कि च्यवनप्राश नाम की कोई दवाई है जो मैं ले सकता हूँ। तो ये च्यवनप्राश जो है केवल ठंड के सीजन में नहीं, पूरे साल भर अगर लिया जाए तो इससे किसी भी प्रकार की बीमारी जो शरीर में आपको बार बार होती हो छोटी मोटी, वो कम होने में मदद मिलती है। इसीलिए बच्चों को तो स्पेशली देने को बोला गया है। अभी आपके बेटे को भी जो तकलीफ हो रही है, तो देखिए ये च्यवनप्राश जो सिंपल है कि सभी को आप दे सकते हैं। तो आपके छोटे बच्चे को आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच ये च्यवनप्राश देना शुरू कर दीजिए। और जहां आपकी बात आती है, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है, आपको बार बार तकलीफ भी हो रही है, तो थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे जाके हम लोग आत्मप्राश लेने के लिए बोलते हैं। तो अगर सर्दी का ही प्रॉब्लम हो या कोई दूसरा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होता हो, तो ऐसी केसेस में हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कम उम्र के बच्चों में आप च्यवनप्राश, और एक बार 30-35 साल की उम्र हो गई तो उसके बाद आत्मप्राश जैसा जो च्यवनप्राश है वो लेना बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह के अगर आप चेंजेस आपके डेली रूटीन में करेंगे, ये देखिए ये जो बताने में भी जो टाइम लग रहा है उतना भी टाइम आपको लेने के लिए नहीं लगेगा। तो सीतोपलादी लिया, पित्त शांति लिया, नाक में घी डाला, च्यवनप्राश आपने रेगुलरली लिया, तो इससे धीरे धीरे आपकी जो ये टेंडेंसी है वो कम होने में मदद मिलती है। साथ में ही सप्ताह में 1 या 2 बार, जितनी बार भी जमे, पादाभ्यंग भी करना इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। रात को सोते वक्त, गप्पे मारते वक्त, टीवी देखते वक्त अगर आपने आपके तलवों पे थोड़ा सा ये पादाभ्यंग का घी लगाया और उसके बाद कांसे की कटोरी से उसको मसाज की, तो थोड़ा सा जो आपको काला या ग्रेइश जो पैर हो जाते हैं वो पोंछ लेना चाहिए। और बाकी कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको चेंज आपको में फील होना शुरू हो जाएगा। अगर ये सब करने के बावजूद भी ये चेंजेस आप में आपको फील नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको पक्का किसी की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा सर्दी रहती है उतना शरीर में ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन जितना कम रहता है उतनी थकावट धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जिसको भी सर्दी बार बार होने की शिकायत हो, उसको प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। अगर उसे जमता हो, किसी से जाके सीखना पॉसिबल हो, तो जल नीति करना भी लाभदायक रहता है, सूत्र नीति करना भी लाभदायक होता है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर शरीर में रोज की रोज जितनी चाहिए उतनी नहीं रहेगी तो धीरे धीरे डिजनरेशन होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सर्दी खांसी छोटा रोग लगता है, उसको कई बार हम लोग नजरअंदाज कर देते कि ठीक है जाने दो, हो गया है, ठीक हो जाएगा वगैरह, पर उसके आगे चल के दुष्परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा हमें दिख सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल टाइम न वेस्ट करते हुए मैं आपको सलाह दूंगी कि प्लीज इसके लिए आपके बच्चे के लिए भी और आपके खुद के लिए भी ये सब संतुलन उपचार जो है वो आप अपनाइए, तो आपको जल्दी ठीक लगेगा। ब्रेक के बाद नमो भारतम के संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में आप सभी का वापस स्वागत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मिसेस अधिक का प्रश्न आया है। वो बोलते हैं कि उन्हें कई दिनों से भूख नहीं लग रही है, पेट भी साफ नहीं होता है, बार बार उनके पेट में जलन भी उन्हें फील हो रही है, थोड़ा सा भी लेट हो जाए खाने में तो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनके मुंह से बदबू भी आ रही है और जिसका वो कारण नहीं समझ पा रही है। वो बोल रही है मैं सुबह शाम ब्रश करती हूँ फिर भी ये बदबू है वो रहती है, तो उसका अपचन से तो संबंध है क्या डॉक्टर, ऐसा वो पूछ रहे हैं। अभी देखिए, रोज भूख लगना अच्छे से, रोज खाने का पचन होना, रोज के रोज पेट साफ होना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रूम में बैठे हो, आप रोज के रोज वहां पे फर्नीचर ले आए और
जो पहले का फर्नीचर है वो खाली ना करे तो थोड़े दिन बाद कैसे क्लटर हो जाएगा ना, वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना कि जगह ही नहीं बचेगी, तो उस तरह की परिस्थिति होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बोला गया है कि अगर सुबह पेट साफ होता है, आपको हल्का लगता है, तो ही आप उस दिन का खाना जो है वो खाना चाहिए। नहीं तो कई बार हमारे पे आयुर्वेद में सब बोला गया है कि अगर आपको भूख नहीं लगी हो, ऐसा लग रहा हो, आपका रोज का खाने का टाइम आ गया हो, तो उसी टाइम पे बिना लेट किए आप थोड़ा सा हल्का खाना खा सकते हैं, गर्म किसी प्रकार का सूप पी सकते हैं। तो अगर आपको पहली बात तो भूख फील नहीं हो रही है तो प्लीज एकदम हल्का और सुपाच्य खाना खाना शुरू कर दें। आपके घर में अगर सब्जियों का या दालों का सूप बना सकते हो आप, तो वो सबसे अच्छा रहता है। खाने के पहले अगर जम सकता हो तो थोड़ा सा अदरक का जूस, उसमें थोड़ा सा लेमन का जूस मतलब नींबू का जूस और काला नमक, ये डाल के आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और खाने के 15 मिनट पहले आप ये डोज ले सकते हैं। इससे आपकी जो पचन क्षमता है वो बढ़ने में मदद मिलती है। इसके बाद आप जो खाना खाते हो, जैसे मैंने बोला, वो सुपाच्य होना चाहिए। और उसके एंड में बहुत महत्वपूर्ण है वो मतलब घर का बनाया हुआ बटर मिल्क, छाछ पीना, वो भी ताजे दही से ताजा बनाया हुआ छाछ होना चाहिए। बाजार से लाया हुआ पैक बंद छाछ नहीं, या 2 दिन का रखा हुआ दही जो फ्रिज में है उसी का बना के मैंने छाछ पी लिया, तो उससे फिर आपकी जो एसिडिटी है वो और बढ़ सकती है। इसी के साथ दवाइयों में हम लोग जो मदद कर सकते हैं वो है, अभी देखिए ये जैसे अन्न योग जैसी टैबलेट है, अभी ये पचन के लिए बहुत मदद करती है। तो आयुर्वेद बोलता है कि आपके खाने के लास्ट पार्ट या लास्ट जो हम कौर बोलते हैं ना, उसके तौर पे इन टैबलेट्स को लेना चाहिए। मतलब सुबह आपने जब खाने के पहले, आपको जैसे बोला आपने अदरक और नींबू का जूस लिया, तो उसके बाद ये खाया तो एक सैंडविच तैयार हो गया। मतलब क्या है कि एक तरफ से पचन के लिए मदद की, दूसरी तरफ अन्न योग से पचन के लिए मदद की, तो वो आपके पेट का जो खाना है ना उसको पचाने में वो बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। उसी के बाद कम से कम रोज रात को सोते वक्त जैसे आप सैनकुल जैसा चूर्ण है, तो ये रात को सोते वक्त आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके एसिडिटी, आपका जो पित्त है वो भी कम होने में मदद मिलती है, आपको जो पचन में मदद चाहिए वो भी इससे होने में मदद मिलती है। और ये एकदम आपका पेट साफ करने के लिए हल्के मदद करता है। मतलब क्या है कि अगर आपने पेट साफ होने के लिए जो रेचक होते हैं वो अगर रोज रोज लेना शुरू कर दिया कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो मैं पेट साफ करने के लिए कोई दवाई बढ़िया ले लेती हूँ, तो वो आपके शरीर में और ज्यादा जो ड्राइनेस है वो डेवलप करती है। इसीलिए सैनकुल जैसी जो दवाई है वो आपको पचन में भी मदद करती है और पेट साफ होने में मदद करती है, पर आदत उसकी बिल्कुल लगती नहीं है और पेट में किसी भी प्रकार का ड्राइनेस इससे डेवलप नहीं होता है। तो ये अन्न योग और सैनकुल ये भी आपके रोज के रूटीन में जो है वो पक्का रखिए। इसी के साथ पित्त शांति जैसी जो गोलियां हैं वो भी आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पचन ढंग से नहीं होता है तो नेचुरली वहां पे आम तैयार होता है। क्योंकि देखिए जैसे आपने अगर इडली का डो रखा घर पे तो धीरे 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 उसमें कैसे खटास आती जाती है ना, तो वैसे अगर पेट में वो खाना रह गया तो उससे खटास तैयार होती है। तो वो खटास कम करने के लिए भी हमें पित्त शांति जैसे जो टैबलेट्स है उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अभी जैसे आपने बोला आपको मुंह से बदबू भी आ रही है, तो जब पेट ही साफ नहीं होगा, जब आपका डाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है, जब शरीर में आम तैयार हो रहा है, तो मुंह में से बदबू आना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि पचन नहीं होने के कारण वहां पे जो फर्मेंटेशन हो रहा है उसके कारण ये सब तकलीफें होती हैं। पर ये भी याद रखिए कि आपके पचन ढंग से होने के लिए आपको आपके मुंह का भी स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने बोला कि आपको इच्छा नहीं हो रही है खाना खाने की, तो वो क्यों होता है, तो कई बार टंग पे भी कोटिंग रहती है, मुंह साफ नहीं होता है, ओरल हाइजीन जो है वो ढंग से मेंटेन नहीं होता है। इसीलिए आयुर्वेद एक बहुत सिंपल चीज हमें बताता है, वो है मतलब सुबह कवल करना। अभी कवल मतलब क्या है, अभी देखिए ये सुमुख तेल है, एकदम सिंपल टेस्टी ऑयल है। आप बोलेंगे ऑयल और टेस्टी है, आप यूज करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये जो ऑयल है इसका 1 चम्मच आप भर के लीजिए और सुबह ब्रश करने के पहले मुंह में डालिए। मुंह में इसको पकड़ के रखना है, पी नहीं जाना है इस ऑयल को। तो ये जो ऑयल है इसको धीरे धीरे मुंह में जैसे हम लोग कुल्ला करते हैं वैसे घुमाना है। अभी ये ऑयल घुमाने से क्या होता है, तो आयुर्वेद बोलता है कि इससे वहाँ का पूरा त्रिदोष जो है वो खत्म होने में मदद मिलती है। वहाँ का जो कफ है, पित्त है, वात है, उसको बैलेंस में लाने के लिए मदद होती है। तो आपकी जो रसस्रावी ग्रंथियां होती है, मतलब जो आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, आपके इसमें जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उन सबका काम ढंग से होने में मदद मिलती है। आपके दांतों पे जो प्लाक जम जाता है या जबान पे आपकी जो व्हाइटनेस जमा हो जाता है, तो वो भी सब कम होने में इससे मदद मिलती है। कई लोगों को इसका तेल का जो अपन बोलते हैं ना
टेस्ट जो है वो एकदम अच्छा नहीं लगता है शुरुआत में, तो उसके लिए भी एक अपने पास सॉल्यूशन है। आप क्या कीजिए, सुबह थोड़ा सा कुनकुना पानी लीजिए, उसमें पहले 3 से 4 बूंद इस तेल की डालिए और वो पानी आप पहले मुंह में डालकर चलाना शुरू कीजिए। ये अगर आप शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे उस तेल के टेस्ट की, स्मेल की आदत हो जाती है। तो इस तरह से भी ये कवल जो है वो किया जा सकता है। पर अगर प्योर तेल का आप कवल करते हैं तो उसका आपको ज्यादा फायदा होता है। तो शुरुआती दौर में आप पानी के साथ लीजिए, उसके बाद आपको जमता हो तो प्योर तेल का कवल कीजिए। इसका एक और जो फायदा होता है, जो औरतों को सबसे ज्यादा पसंद आ सकता है, वो मतलब हम जब बाहर से तेल लगाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो अच्छी रहने में मदद मिलती है। तो बोलिए मुंह में डाला तो क्या होगा, मुंह की इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी? जी नहीं, जबान की बात नहीं कर रही हूँ। जबान की तो इलास्टिसिटी औरतों की अच्छी रहनी चाहिए, पर मैं बात कर रही हूँ झुर्रियों की। तो जितना हम लोग कवल अच्छे से करते हैं उतना जो हमारे चिक्स की टाइटनेस है, जो इलास्टिसिटी है, वो भी अच्छी रहने में मदद मिलती है। तो झुर्रियां भी जो है वो बहुत कम आती है, लेट आती है, ऐसा आयुर्वेद ने बताया है। तो मुझे लगता है कि सुमुख रेगुलरली करना ये केवल पचन के लिए ही नहीं, तो सौंदर्य के लिए भी, सभी औरतों के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर जमता हो आपको, तो देखिए योगदंती ये हमारा मंजन है। अभी आयुर्वेद ने बताए हुए जितनी अपने दांतों के लिए अच्छी हर्ब्स है, उससे ये योगदंती चूर्ण बनाया हुआ है, ये मंजन बनाया हुआ है। तो ये भी आप जब सुमुख कंप्लीट हो जाएगा, आपका कवल करके पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप ये योगदंती जो है पूरे मसूड़ों पर, दांतों पर अच्छे से मलिए। बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं होती है। और इसको भी थोड़ी देर आपके मुंह में रहने दीजिए। जैसे सुमुख हमें करते वक्त फेंक नहीं देना है इमीडिएट, उसको 10 से 15 मिनट मुंह में घुमाना है। वैसे ये योगदंती भी जो है ये 2 मिनट मुंह में रहने दीजिए पूरा मसाज करने के बाद, और फिर आप उसको थूक सकते हैं और फिर आप कुल्ला कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका डेली रूटीन होगा, ब्रशिंग का वगैरह, वो आप रख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि मुंह का जो फ्रेशनेस है तो वो एकदम बहुत अच्छा रहता है। तो ये सुमुख और योगदंती, इसका कॉम्बिनेशन भी रोज के जीवन में अगर आप लोग करेंगे तो पचन ही नहीं, बाकी भी जो सब फायदे मैंने आपको बताया है वो भी आपको जरूर मिल सकेंगे। नमो भारतम के संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मिस अनुश्री से आया है। उनकी उम्र केवल 21 साल की है और उनको बालों में रूसी का बहुत प्रॉब्लम है, जिसे हम डैंड्रफ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत उपचार किए हैं और बहुत तरह के शैम्पू भी उन्होंने यूज किए, पर वो शैम्पू यूज करने के बाद 1-2-4 दिन में वापस से डैंड्रफ आ जाता है और कई बार कपड़ों पे गिरता है, उन्हें बहुत खराब लग रहा है। उसके कारण उनकी पीठ पे भी पिंपल्स वगैरह जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अभी देखिए, डैंड्रफ जो है वो रूखापन, जो जिसे हम ड्राइनेस कहते हैं, उसके कारण बहुत बार होता है और पेट से भी उसका संबंध हमें दिखाई देता है। कई बार पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, उसके कारण भी रूसी का प्रॉब्लम दिखता है। आजकल के युग में हम बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने लग गए हैं जिनमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। तो बचपन से, मतलब बच्चों को पहले हम लोग किसी प्रकार का सोप लगाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो शैम्पू पे आ जाते हैं, शैम्पू से ड्राइनेस आ रहा है इसलिए कंडीशनर पे आ जाते हैं, और ये शैम्पू सूट नहीं हो रहा है इसलिए वो सूट नहीं हो रहा है इसके लिए वो, ऐसे हम चेंजेस करते जाते हैं। अभी तो रिसर्च ने ये भी सिद्ध किया है कि अगर बहुत तरह के ऑयल्स चेंज किए जाए खाने में तो भी उसके कारण डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। मतलब अलग अलग तरह के जो स्नेह हैं, जो हम ऑयल्स यूज करते हैं, वो चेंज करने के बाद हमारा शरीर उसको ढंग से पचा नहीं पाता है और उसके कारण भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक ये सिंपल चीज, एक तो खाने में हमेशा ध्यान रखिए कि आपका खाना एकदम हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। आपका पेट रोज साफ होना चाहिए। अगर आपका पेट रोज साफ नहीं हो रहा है तो डैंड्रफ भले ही यहाँ हो पर आपको दवाई पेट में लेनी पड़ेगी। तो जैसे सैनकुल है, एकदम सिंपल अभी मैंने समझाया, वैसे सैनकुल जो है आप सुबह शाम 1-1 चम्मच थोड़े से कुनकुने पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। तो इससे शरीर की उष्णता और रूखापन जो है वो कम हो जाएगा, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और हीट जो है वो एकदम कम हो जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो पोषण होना चाहिए बालों के लिए वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो पोषण के लिए देखिए, तेल लगाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो विलेज हेयर ऑयल जैसा जो एक सिद्ध तेल है बालों के लिए तैयार किया हुआ, वो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार बालों में अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करके लगाना चाहिए। उसी के साथ साथ अभी देखिए हेयर सैन जैसी टैबलेट्स हैं। अभी इन टैबलेट्स में भी
जो बालों के लिए पोषक द्रव्य आयुर्वेद ने बताए हुए हैं वो सब इसमें डाले हुए हैं। अभी आप इसको कैल्शियम जैसा भी सप्लीमेंट बोल सकते हैं, पर हम आयुर्वेद के तौर से इसको देखेंगे तो ये बालों के लिए अच्छा है, तो इसीलिए इसका नाम हेयर सैन है। तो अभी सुबह शाम ये भी 2-2 टैबलेट्स अगर आप पानी के साथ लेते, देखिए लेने में एकदम सिंपल है। मसाज जो है बालों को करना है तो उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है, पर हेयर सैन जैसी टैबलेट्स हैं वो आपको सुबह शाम, आप कॉलेज भी जाते हो, जॉब पे भी जाते हो, तो पर्स में आपने 4 टैबलेट जिपलॉक बैग में छोटे से रख ली, तो सुबह शाम कभी भी आपको जब समय मिले तो ये टैबलेट्स आप ले सकते हैं। तो इससे भी बालों का झड़ना भी जो है, बालों में जो रूसी का आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सब भी कम होना शुरू हो जाएगा। और बाल धोएं किससे, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि सभी प्रकार के शैम्पू मैंने ट्राई कर लिए हैं पर किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए ड्राइनेस तो हमें बालों में चाहिए नहीं, तो इसके लिए करना क्या है, तो घर पे सबसे पहले बालकनी भी हो, टेरेस भी हो, आपका बंगला भी हो, जहां कहीं भी पॉसिबल हो वहां पे सबसे पहले घृतकुमारी का पौधा लगाइए। एक तो वो सुबह अगर आप खाने में रख सकें, थोड़ी सी कड़वी होती है मैं जानती हूँ, पर अगर उसका गूदा आप सुबह के वक्त खा सके, डायरेक्टली चबा के खा लेंगे, 1 घुट पानी पी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा गूदा अगर आप छोटे से बर्तन में गर्म करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के वो अगर आप खा सके, थोड़ी सी टेस्ट बदल जाती है, पर उसको ज्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम ब्रीफली रोस्टिंग बोलते हैं ना वैसा लेके फटाफट आप उसको खा जाइए। तो ये खाने से भी आपके शरीर की हीट भी कम होती है, बालों को भी मदद मिलती है और आपकी स्किन को भी मदद मिलती है। तो ये एलोए का आप वैसा भी उपयोग कीजिए और बालों को लगाने के लिए भी उसका बहुत फायदा होता है। ये जो एलोए है इसका जो गूदा आप निकालेंगे, उस गूदे में आपको 2 तरह के लेप मैं आपको बता सकती हूँ। अभी देखिए ये जो है ये सैन वाता लेप है। अभी वात मतलब क्या है, आयुर्वेद एकदम स्पष्ट है इस बारे में कि वात मतलब है ड्राइनेस। तो सैन वाता जब बोला तो जब ड्राइनेस बालों में बहुत ज्यादा है उस वक्त ये लेप हमें यूज करना है। अभी ये लेप जो है ये आप पानी में भी मिक्स करके लगा सकते हैं अगर आपको पॉसिबल हो तो। जैसे मैंने पहले बताया एलोए वेरा के जूस में, वो भी फ्रेश जूस, उसमें आप ये जो लेप है ये मिक्स कर सकते हैं। इसको लेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जहां जहां हम लेप लगाते हैं इसलिए इसको लेप बोला जाता है, नहीं तो इसको हेयर पैक भी बोला जा सकता है। उसी प्रकार ये देखिए पित्त, अभी पित्त जहां जहां पे है, पित्त मतलब गर्मी होती है, तो जहां पे शरीर में आपको पित्त मतलब उष्णता फील हो रही हो, जिन लोगों को जलन फील होती है बालों में डैंड्रफ के कारण, या जिन लोगों में आपको दिखेगा कि सफेदपन जो है बालों में वो ज्यादा जल्दी आ रहा है, तो ये सब पित्त दोष के कारण होता है। तो डैंड्रफ भी है, बाल जल्दी सफेद भी हो रहे हैं, अगर ये दोनों प्रॉब्लम साथ में हो तो ये दोनों पैक जो है थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आप पानी और थोड़ा एलोए का जूस जो है उसमें मिक्स करके आपके बालों को अच्छे से लगाइए। बालों को लगाने के बाद कम से कम आपको 15-20 मिनट रुकना चाहिए। एकदम पूरे लेप जो है वो सूखने तक आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ये लेप लगाने के बाद एक 15-20 मिनट रुक के और फिर बाल धोने हैं। ये बाल धोते वक्त जहां तक जमे आप किसी भी शैम्पू का यूज मत कीजिए। आपको अगर पॉसिबल हो तो सुकेशा जो संतुलन का प्रोडक्ट है वो अगर आप यूज कर सकते हो, या घर के घर में शिकाकाई है, नागर मोता है, अरीठा है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप घर के घर में थोड़ी पिसवा के रख सकते हैं और उसको सुबह पानी के साथ उबाल लेना है। चाय उबालते हैं ना, उसी तरह से इस शिकाकाई के पूरे मिश्रण को आपको उबालना है। अगर जम सके तो 2 गिलास पानी को 1 गिलास पानी तक उबाल सके तो इसको काढ़ा तैयार हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड उसका लिक्विड तैयार हो जाता है। तो ये सब लगाने के बाद आप इस सुकेशा या शिकाकाई के लिक्विड से जब बाल धोते हैं तो बालों में एक अलग प्रकार की शाइन आती है, और ये शाइन जो है ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि आपके बालों की जो हेल्थ है वो वापस आई है कि नहीं। और ये जो एलोए है ये जितनी फ्रेश होती है उतना निकलने में सिंपल होती है, मतलब मैं तो कई बार बालों में, और अगर पॉसिबल हो तो मुल्तानी मिट्टी भी इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपके घर पे मेथी की सीड्स हो तो उसको भी आप भिगोकर उसकी भी जो पाउडर है वो आप इन लेप में डाल सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो सावधानी अगर आपने ली तो इस प्रकार का रूखापन है, रूसी है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं वो आपके कम हो सकते हैं। खाने पीने का तो ध्यान रखना ही है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जरूर मिलेंगे नमो भारतम के संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में। नमस्कार।